लोग इंसुलिन ना, ठीक है। तो हम लोग इंसुलिन किससे बना रहे थे? पहले क्या होता था कि जब डायबिटीज मेलाइटस हुआ था बाबू, तो उस टाइम पे पीग, काव यानी कैटल्स, उन लोग को बोला जाता है कैटल्स। तुम जितने भी काव हैं, गॉड्स है, ये सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? कैटल्स एंड पिग्स। उसका स्लॉटर यानी कि ब्लैडर से क्या होता था कि तुम्हारा इंसुलिन निकाला जाता था, ठीक है। हाँ कमिंग, क्या होता था? इंसुलिन। लेकिन वो क्या होता था तुम्हारा बाबू कि उससे एलर्जी हो जाता था। क्या होता था? एलर्जी। जिससे क्या होता था कि हम लोग उसको ज्यादा दिन तक यूज नहीं कर पाते हैं। और तुम लोग को पता होना चाहिए कि इंसुलिन जो है वो रेगुलर बेसिस पे लोगों को हर दिन चाहिए। जिसको डायबिटीज मेलाइटस होता है, यानी कि जिसको शुगर का बीमारी है, उसको हर सुबह खाना खाने से पहले एक इंजेक्शन लेना पड़ता है। किसका? इंसुलिन का, ठीक है। तो अगर इतना रोज तुम दोगे किसी को इंसुलिन का इंजेक्शन, रोज का रोज, ठीक है, और किसी अदर एनिमल का, तो वो एलर्जी करवा देता है। क्या कराता है? एलर्जी। चलो, तो हम लोग उसमें पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जो इंसुलिन हमारा बॉडी में बनता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो बनता है बाबू, उसमें क्या होता है कि 3 चेन होता है। क्या होता है? 3 चेन। कौन कौन सा? ए, बी एंड सी। इसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन। कौन सा? प्रो इंसुलिन। यानी कि ये इंसुलिन अभी मैच्योर नहीं हुआ है, अभी तैयार हो रहा है, उसको बोला जाता है प्रो इंसुलिन। अब क्या होता है कि अगर इससे सी चेन को हम लोग क्या करें? रिमूव कर दे, यानी सी चेन को हटा दे, तो क्या बनेगा? क्या क्या बचेगा? चेन ए एंड चेन बी। और ये तुम्हारा क्या है? मेच्योर इंसुलिन है। क्या है? मेच्योर इंसुलिन। ये इंसुलिन हमारा बॉडी में क्या करता है? काम करता है, ठीक है। प्रो इंसुलिन काम नहीं करता है, ठीक है। मेच्योर इंसुलिन काम करता है, जिसमें केवल 2 ही चेन मिलेगा, चेन ए एंड चेन बी। अगर कोई फ्यूचर में तुम लोग से पूछे कि चेन ए में कितने अमाइनो एसिड का बना होता है और चेन बी कितने अमाइनो एसिड का बना होता है, क्योंकि ये चेन जो है बाबू, ये एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है, चेन नहीं है, एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। क्योंकि इंसुलिन क्या है? एंजाइम है या फिर हार्मोन है? हार्मोन कौन बोला तुमको? कहां पढ़ी है? टेस्ट में आया था तो हार्मोन दिए थे उसका आंसर सर। उसका मिला था नंबर हार्मोन का। स्कूल वाला को सस्पेंड कर देंगे, स्कूल बंद करवा दो जिसमें पढ़ती है, अगर हार्मोन बोलेगा तो, ठीक है। जाके स्कूल वाला प्रिंसिपल को बोलो कि ये कैसे गलत हो गया, हार्मोन को आप सही कैसे किए। अगर वो सही आंसर दे रहा है उसको, तो हार्मोन कभी भी इंसुलिन नहीं होता है। इंसुलिन क्या है? एंजाइम है। और सारा एंजाइम क्या होता है? प्रोटीनेशियस होता है। ये पहला दिन से हम तुम लोग को बता रहे हैं कि सारा एंजाइम क्या होता है? प्रोटीनेशियस होता है, एक्सेप्ट आरएनए से जो बना है। कौन? राइबोजाइम वगैरह, ठीक है। चलो, तो ये क्या है? तुम्हारा ए चेन है और ये तुम्हारा बी चेन है ना। तो ये ए चेन और बी चेन हम बता रहे हैं कि दोनों का दोनों एंजाइम है। और अगर ये एंजाइम है तो क्या होगा? प्रोटीन होगा। अगर ये प्रोटीन होगा तो अमाइनो एसिड से बना होगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को? अगर ये हम बोल रहे हैं कि इंसुलिन एक एंजाइम है, एंजाइम है मतलब क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन किससे बना होता है? अमाइनो एसिड से मिलकर के। तो अगर कोई पूछे कि कितना अमाइनो एसिड, तो चेन ए जो होता है वो कितना अमाइनो एसिड होता है? 21 अमाइनो एसिड का बना होता है। और चेन बी जो होता है 31 अमाइनो एसिड का होता है। समझे? बताओगे है ना? ये आंसर होगा। अब बताता तुम्हारा कि हम लोग तो क्या हुआ था कि देखो, हमारा जो बाबू था, ये चेन ए, ये चेन बी, और ये तुम्हारा चेन सी था। ये चेन ए, बी और ये वाला सी। अब क्या हो रहा था बाबू कि इससे तुम्हारा, इससे इंसुलिन कब बनता है? जब ये वाला सी को हटा देते हैं, तो कौन बचता है? ए एंड बी। इसको बोलते हैं मैच्योर इंसुलिन, हम कल बताए थे इसको। अब ये मैच्योर इंसुलिन ये हुआ तुम्हारा ए एंड बी।
अब क्या हुआ, ये जीन से पहले ये बनता है, जो ह्यूमन जीन होता है तुम्हारा वो ये बनाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये प्रोसेस होता है, इससे निकल जाता है और ह्यूमन में ये बनता है। अब क्या हुआ कि ये जो जीन था, ये जो जीन था ह्यूमन जीन, जो क्या बना रहा था, इंसुलिन बना रहा था। कहां, पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज में कौन बनाता है, बीटा सेल। कौन, बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन इन ये ह्यूमन। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जीन को, ये जीन, अब हम लोग को क्या चाहिए कि इंसुलिन का कमी हो गया, बहुत सारे लोग को डायबिटीज मेलाइटस हो गया, अब हमको इंसुलिन दवा बनाना है। तो इंसुलिन दवा बनाने के लिए क्या चाहिए, वो बीटा सेल चाहिए हमको, जो इंसुलिन बनाता है। तो पहले यही बीटा सेल किससे निकालते थे, पीग से, सुअर से, कौ से, ये सब से निकालते थे। लेकिन उससे जो दवा बनाए हम लोग, वो आदमी के लिए एलर्जी हो गया, तो हमको अब आदमी का ही चाहिए। अब तुमको जो इंसुलिन देंगे हम, अभी जो मार्केट में बिक रहा है इंसुलिन, जो लोग शुगर वाला लोग लेता है रोज, वो आदमी का बना हुआ इंसुलिन है, वो आदमी का जीन बनाया इंसुलिन, ठीक है, वो दवा। तो अब हुआ क्या कि ये ह्यूमन जीन को हम लोग क्या किए, ये ह्यूमन जीन एक तरह का डिजायर डीएनए हो गया हमारा बायोटेक्नोलॉजी के लिए हुआ। अब इसको हमको ह्यूमन सेल में डालना है, मतलब कि हमको क्या करना है कि ये ह्यूमन सेल हुआ ना, इसको ट्रांसफर करना है हमको, ठीक है, होस्ट में। किसमें, होस्ट में। तो कोई वेक्टर होगा, जीन टैक्सी होगा ना जिसको लेके जाएगा। तो ये ह्यूमन जीन जो डिजायर जीन था, उसको वेक्टर के थ्रू हम लोग कहां लेके गए, होस्ट में लेके गए। अब होस्ट में क्या होता है, घुसते के साथ ये लोग मल्टीप्लाई करता है, और उसके बाद इसको हम लोग बायो रिएक्टर में डाल देते थे, याद है, जहां बहुत बड़ा डब्बा होता था 1000 लीटर का, उसमें हम लोग दवा बनाते थे, है ना। तो इस होस्ट को उसमें डालते थे। अब इसमें क्या किए कि डिजायर डीएनए को होस्ट में डाल दिए हम लोग। यहां तक तो ठीक है, यहां तक समझ आया। इस वेक्टर के थ्रू हम इस डिजायर डीएनए को किस में डाल दिए, होस्ट में डाल दिए। अब यहां दवा बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये ह्यूमन जीन है, यहां पे दवा बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेकिन होता क्या था, ये ह्यूमन जीन जो है उसका नेचर है कि ये जब भी बनाएगा तो 2 ए एंड बी चेन और साथ में सी चेन, ये तीनों चेन बनाता है। ह्यूमन जीन जो है वो कितना चेन बनाता है, 3 चेन। लेकिन ये इंसुलिन क्या काम करता है, नहीं सर, इसमें अब कितना चेन होना चाहिए सर, 2 चेन होना चाहिए। अब इस होस्ट को तो क्या मतलब है, होस्ट में डाल के तुम सिर्फ क्या कर रहे हो, उससे दवा बना रहे हो। लेकिन इस होस्ट को मतलब नहीं है कि इसको हटाना भी है। सपोज करो, समझो, ठीक है, तुम किसी के घर गए हो, ठीक है, तुमको कुछ दवा खाना है, मेडिसिन ले रहे हो, कोई बीमारी है, तुम मेडिसिन ले रहे हो, तुम किसी के घर गए हो, ठीक है, उसके घर खाना खा रहे हो, रह रहे हो। उस आदमी को थोड़ी ना पता है कि तुमको मेडिसिन भी लेना है। उसको पता होगा क्या कि तुमको बीमारी है और तुम रोज मेडिसिन लेते हो, ये तो नहीं पता होगा उसको। उसको केवल ये पता है कि हमारे घर मेहमान आया है, इसको खाना खिलाना है, सोने का जगह देना है, बस ना। तो वही हुआ, ये होस्ट है, इसको आया, बोला कि तुम आ करके मेरे में मल्टीप्लाई करो, तुम दवाई बनाओ, हमको आगे कुछ मतलब नहीं कि तुम क्या करते हो। तो ह्यूमन जीन क्या करता है, 3 चेन बनाता है। लेकिन यहां पे जो बनना चाहिए एक्चुअल में इंसुलिन, वो कितना चेन, 2 चेन। और यही चेन वाला एक ये जो सी वाला है वो रिमूव नहीं हो पाता है, समझे। बायोटेक्नोलॉजी हम लोग कर रहे थे, होस्ट में डाले ह्यूमन जीन को, वो 3 चेन बना दिया, 3 चेन के बाद उसको 2 चेन बनाना था, और ये यहां पे नहीं बना पाया। ये आदमी में ही पॉसिबल है, ये बाहर पॉसिबल नहीं है किसी जगह पे। ये आदमी में ही ऐसा पॉसिबल था कि 3 चेन को कितना चेन बना देना, 2 चेन, सी को हटा करके। सी को हटाने का औकात सिर्फ आदमी में ही था। और ये तो होस्ट है, ई कोलाई है, मतलब कि कोई बैक्टीरिया है, उसमें डाले हैं हम इसको, है ना। अब इसमें डाले तो इसमें 3 ही चेन रह गया, 2 चेन बना ही नहीं। तो हमारा कभी काम करेगा ये इंसुलिन, दवा बन पाएगा, नहीं बन पाएगा सर। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। क्या चैलेंज था, इस सी चेन को हटाना, रिमूव करना। जब तक इसको रिमूव नहीं करेंगे हम लोग इंसुलिन का दवा नहीं बना पाएंगे मार्केट में, है ना।
तो फिर एक लाइन बोलता है तुम्हारा एनसीईआरटी कि द बिगेस्ट challenge to remove the sea chain for formation of mature इंसुलिन। ठीक है, आज इसको जाने नहीं देना, ठीक है तुम लोग, हम जाएंगे वैसे दरवाजा बंद कर देना। चलो देखो, तो हमारा क्या था कि हम लोग किसका इंसुलिन का दवा बना रहे हैं ना, तो शुगर वाला लोग को दे पाएंगे। तो उसमें सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या आया हमारा, रिमूव करना किसको, सी चेन को, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर इंसुलिन। समझे बात को, सबसे बिगेस्ट चैलेंज ये था हमारा। अब कैसे इसको हम लोग करेंगे, इसके लिए कंपनी आया इली लिली। क्या कंपनी आया, इली लिली, ठीक है, अमेरिकन कंपनी है। 1983 में वो पहली बार दिमाग लगाया कि अच्छा ये दिक्कत है, इसका सी चेन को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई और दिमाग लगाते हैं दवाई बनाने का। ठीक है, इसको लिखो, ये लाइन एनसीईआरटी से देख के लिखो, ये यहां से लिखो। हो गया, देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए बाबू एक कंपनी आया ना, बोले वो दिमाग लगाया, कोई नहीं कर पा रहा था, सब देख रहा था कि वो जीन को डाल रहा था, उससे मैच्योर इंसुलिन बन ही नहीं पा रहा था, प्रो इंसुलिन बन के रह जा रहा था। तो एक कंपनी आया इली लिली, नाम भी गजब रखा है, इली लिली, 1983 में आया। ये एक तुम्हारा अमेरिकन कंपनी था। ठीक है, ये क्या था, एक अमेरिकन कंपनी था तुम्हारा। इसमें क्या बताया, इसने बताया ना बाबू, ये बताया अमेरिकन कंपनी जो था, ये क्या किया ना, दिमाग लगाया, बोला कि हम लोग प्रो इंसुलिन से हम लोग मैच्योर इंसुलिन नहीं बना पा रहे हैं, एक काम करते हैं, ए चेन, जीन ऑफ ए चेन, क्या किया, जीन लिया, किसका, जो ए चेन बनाता था, वो जीन जो ह्यूमन बॉडी में क्या बनाता था, ए चेन। दूसरा जीन ऑफ बी चेन, वो जीन लिया जो क्या बनाता था, बी चेन बनाता था। ठीक है, दोनों को किसके, वेक्टर तुम्हारा प्लाज्मिड, किस, कौन सा, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का तुम्हारा यूज करके इन लोग होस्ट में डाला, किसमें, होस्ट में। और कौन सा होस्ट यूज किया, ई कोलाई, कौन सा, ई कोलाई, यहां भी ये ई कोलाई। ठीक है, दोनों में कौन सा होस्ट यूज किया है, ये ई कोलाई, यहां भी तुम्हारा होस्ट है। उसके बाद ये होस्ट में जाने के बाद ई क्या किया, दोनों को, इस दोनों को क्या किया, कंबाइन कर दिया। क्या कर दिया, कंबाइन। कंबाइन यानी कि क्या किया, जोड़ दिया, एडेड बाय द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। देखो हुआ क्या, हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर जीन ले रहे थे सीधा इंसुलिन वाला, जो इंसुलिन बनाता है सीधा वो जीन को उठा रहे थे, तो वो क्या कर रहा था कि 3 चेन बना दे रहा था, और 3 चेन बनाने के बाद एक चेन वहां से रिमूव नहीं हो रहा था, तो दिक्कत हो जा रहा था। तो हम लोग क्या किए कि सीधा आदमी से क्या किए, ए चेन जो जीन बनाता था उसको उठाए,
और जो बी चेन उठा बनाता था उसको उठाए, ये दोनों को किस में डाले, ई कोलाई में। यहां से बहुत सारा क्या बनेगा, बी चेन, यहां से बहुत सारा क्या बनेगा, बी चेन बनेगा, और यहां से बहुत सारा ए चेन बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, किसके हेल्प से, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये ऐसे होगा, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे जोड़ देते हैं हम लोग। अब देखो ये ए चेन है और ये बी चेन है, ये देखो तो मैच्योर इंसुलिन बन गया। ये दिमाग सही लगाया, दिमाग सही नहीं लगाया, ये तीनों चेन बनने ही नहीं दिया, बोला कि हम एक ठो ए अलग से लाएंगे और बी को अलग से लाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे, बन गया। सी चेन का काम ही नहीं रहा, यहां सी चेन ही, यहां तो वहां प्रॉब्लम कर रहा था ना, सी चेन को यहां लाए ही नहीं, ये सी चेन को बगल से, ठीक है तुमको बनने ही नहीं देंगे हम, सी चेन का हम लोग जीन ही नहीं लिए, जो जीन सी चेन बनाता था वो जीन को हम लोग लिए ही नहीं। समझो, जो ह्यूमन में जो था एक जीन ऐसा था जो हम लोग काट के उठा रहे थे, जो जीन वो तीनों बना रहा था, ए चेन भी बना रहा था, बी चेन भी और सी चेन भी। अब क्या हुआ, एक जीन ऐसा है जो केवल क्या बना रहा था, एक जीन ऐसा था जो केवल क्या बना रहा था, और एक जीन ऐसा था जो केवल, समझो अब हम लोग इस जीन को उठा रहे थे, ठीक है, तो क्या हो रहा था, तीनों का तीनों चेन बन जा रहा था साथ में, तो ये हमारा इंसुलिन बन पा रहा था क्या, बाहर में दवाई बन पा रहा था, नहीं सर, इससे तुम कहा नहीं बना पा रहे थे। अब एक जीन उठाए जिससे क्या बनता है, केवल एक जीन उठाए जिससे क्या बनता है, केवल बी चेन, यही दोनों को ले गए, इसको ले गए ही नहीं, नहीं तुम नहीं जाओ, तुम ही तो प्रॉब्लम कर रहा है इतना, है ना, तो ये दोनों को सेपरेटली उठाए हम और सेपरेटली अलग अलग तुम दोनों को बनाए, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके, और लास्ट में हम लोग क्या किए, दोनों को जोड़ दिए, और जोड़ दिए तो क्या मिल गया, मैच्योर इंसुलिन। समझे सब कोई, चलो लिखो, किसी को नहीं समझ आके बताना कॉन्सेप्ट, ये होस्ट है, लिख लेना, होस्ट, घोस्ट। आरएनए इंटरफेरेंस क्या था, क्या होता था, किसका, कौन नीमाटोड्स था जो उसको डिजीज करवा रहा था, मेली, क्या बताओ, आरएनए इंटरफेरेंस बताओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं ट्रांसलेशन होता है, हाँ ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बना, उससे क्या हुआ, तो ये बोलोगे ना, तुम्हारा टेम्पलेट एंड कोडिंग दोनों का क्या बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री, जिसके कारण क्या होता है, तुम्हारा जो आरएनए है वो डबल स्टैंडर्ड बन जाता है, और डबल स्टैंडर्ड कभी भी ट्रांसलेशन में जाएगा क्या, नहीं, हमेशा क्या जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, मतलब इंटरफेयर कर दिए, आरएनए जा रहा था ट्रांसलेशन में, उसको रोक दिए हम लोग, है ना, इंटरफेयर कर दिए, इसके लिए बोलते हैं इसको आरएनए इंटरफेरेंस। चलो बैठो, चलो अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा बायोटेक्नोलॉजी पे आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज तक बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आया है, उसको बोलते हैं हम लोग बाबू जीन थेरेपी, क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन थेरेपी पहली बार 1990 में हुआ था, कब हुआ था, 1990 में, इस ईस्वी में सबसे पहले तुम्हारा जीन थेरेपी हुआ था। एक 4 साल की बच्ची थी, 4 years old गर्ल, ठीक है, इसका नाम था अशांति, क्या नाम था, शांति, ठीक है, पहली बार इस लड़की में किया गया था क्या, जीन थेरेपी, है ना। इसमें होता क्या बाबू कि ये 4 ईयर गर्ल लड़की जो अशांति थी, इसका नाम जो था, इसको एक बीमारी हुआ था, उस बीमारी का नाम था स्कीड, क्या नाम था,
स्कीड, ठीक है। स्कीड जो होता है एक एंजाइम के डिफिशियंसी से होता है, ADA एंजाइम डिफिशियंसी, ठीक है। स्कीड का फुल फॉर्म क्या होता है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर। समझो, स्कीड का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर। और ये डिसऑर्डर किसके कमी से होता है? ADA एडिनोसाइन डी एमिनेज, एडिनोसाइन डी एमिनेज एंजाइम के कमी से होता है, ठीक है। हाँ, देखो बाबू, तुम्हारे बॉडी में, यानी कि हम लोग के बॉडी में एक जीन है जो एक एंजाइम बनाता है। जीन और एंजाइम बना रहा है, समझे रहे हो? ये हमेशा याद रखना, जीन ही है एंजाइम हमेशा बनाएगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन कैसे बनता है? ट्रांसलेशन से। कैसे बनता है? और ट्रांसलेशन में क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो फिर आरएनए कहां से बना होगा? डीएनए से। कौन सा प्रोसेस? ट्रांसक्रिप्शन से। तो कहीं ना कहीं जीन से ही प्रोटीन बना है, क्योंकि डीएनए से पहले क्या बना? आरएनए, आरएनए से। और ये सारा कोडिंग जो रहता है, क्या बनाना है, कौन सा एंजाइम बनाना है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, ये सारा इंफॉर्मेशन किसके पास रहता है? डीएनए के पास, ठीक है। तो अगर ये एडीए एंजाइम है, यानी कि ये जीन से बना होगा, तो होता क्या है कि ये जो जीन है जो क्या बना रहा होगा? एडीए एडिनोसाइन डी एमिनेज एंजाइम जो बना रहा होगा, एक जीन बना रहा होगा। ये जीन बना रहा होगा ना। अगर तुम्हारे में ये डिफिशियंसी हो जाए, यानी तुम्हारे बॉडी में एडिनोसाइन डी एमिनेज नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? किसका डिफॉल्ट है? मतलब वो जीन नहीं है तुम्हारे में, या तो खराब हो गया है, तभी तो ये एंजाइम नहीं बना पा रहा है। क्योंकि ये बनता किससे है? जीन से। और तुम्हारे में बॉडी में ये बन ही नहीं रहा है ये एंजाइम, बहुत इसका डिफिशियंसी हो गया, कमी हो गया। इसका मतलब डिफॉल्ट कहां है? जीन में। यानी जीन खराब हो गया, या तो वो जीन है ही नहीं तुम्हारे बॉडी में, तभी तो ये तुम्हारा नहीं बना। तो यहां डिफॉल्ट किसका चल रहा है? जीन का। यहां जो डिफॉल्ट है वो किसका है तुम्हारा बाबू? जीन का है। इसीलिए हम लोग कौन सा करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी। थेरेपी का मतलब होता है इलाज करना। और किसका इलाज करेंगे हम लोग? जीन का, क्योंकि यहां जीन खराब हो गया है, समझे? चलो इसको लिखो, ये लिख लेना बाबू कि फर्स्ट जीन थेरेपी किया गया था यहां पे। ये चीज समझ आया कि जीन थेरेपी इसको क्यों बोले हम लोग? देखो, ये जो तुम्हारा क्या है, स्कीड बीमारी जो है तुम्हारा, इसका फुल फॉर्म क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब नाम ही से पता चल रहा है, इस बीमारी का नाम से पता चल रहा है कि इसमें प्रॉब्लम क्या होगा। सीवियर, सीवियर का मतलब बहुत ज्यादा, हाई लेवल, है ना, एकदम खराब कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सीवियर। कंबाइंड मतलब कि कंबाइंड, यानी कि टी सेल एंड बी सेल को बोला जा रहा है यहां पे, है ना।
टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट याद करो, वो दोनों इम्यून सिस्टम में काम करता है। अभी तुम लोग को शायद उतना पता नहीं होगा। आई का मतलब इम्यूनो, यानी कि कंबाइंड इम्यूनो, दोनों इम्यूनिटी इसमें कम है। किसका? डिफिशियंसी है दोनों का, ठीक है। तो नाम ही से पता चल रहा है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर। ये जो डिसऑर्डर है वो कॉन्जेनाइटल होता है। क्या होता है? कॉन्जेनाइटल मतलब होता है डिजीज व्हेन एनी person suffering from birth of any disease called congenital disorder। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहे हैं हम। ऐसे अगर लिखवाई तो कॉन्जेनाइटल बोलते हैं कि डिजीज अकर्स फ्रॉम द एट बर्थ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल डिजीज होता है, एक होता है कॉन्जेनाइटल, समझो, एक होता है हेरिडिटरी डिजीज, समझो, एक कॉन्जेनाइटल, एक हेरिडिटरी और एक नॉर्मल डिजीज, जो ऐसे होता है। अगर किसी को अभी एक्वायर हुआ, जन्म के बाद किसी को बीमारी हुआ है, उसको नॉर्मल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। हेरिडिटरी डिजीज का मतलब होता है कि वो डिजीज उसके पेरेंट्स से आया है, मतलब पेरेंट्स को, उसको मम्मी पापा किसी भी फैमिली में किसी को डिजीज था और वो डिजीज किसी बच्चे में आ गया, वो हेरिडिटरी डिजीज हो गया, है ना। कॉन्जेनाइटल का मतलब ये हुआ उसको बच्चा में ही कुछ डिफेक्ट था, मतलब मां के पेट के अंदर ही कुछ डिफेक्ट था, वो जो बच्चा जन्म लिया वो बीमारी के साथ जन्म लिया, समझ रहे हो। उसको बचपन से है, जैसे कोई स्कार मार्क वगैरह किसी को रहता है ना, तो बोलते हैं ना कि बर्थ मार्क है, ये बोला जाता है ना कि बचपन से है, जब से पैदा हुआ तब से है इसको, है ना। तो वो जो पैदा हुआ तब से है, यानी कि जब से बर्थ हुआ तब से है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जेनाइटल। क्या बोलते हैं? कॉन्जेनाइटल डिजीज बोलते हैं उस डिजीज को, वो सारे डिजीज को जो जन्म से है, किसी को जन्म होते के साथ हुआ, मतलब पहले से ही है, मतलब जन्म हुआ उससे पहले उसके मां के पेट से था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जेनाइटल डिजीज। तो स्किड किस तरह का डिजीज है? कॉन्जेनाइटल डिजीज है। और ये किसके डिफिशियंसी से हो रहा है बाबू? एडीए। ये तुम्हारा एडीए एंजाइम जो है इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून, इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर functioning of immune system। देखो, ये जो होता है एडीए जो जीन होता है वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किसका? इम्यून सिस्टम। तुम्हारे बॉडी में इम्यून सिस्टम ठीक रहे, अच्छा रहे, उसके लिए कौन सा एंजाइम का जरूरत होता है? एडीए का। और अगर ये कमी हो गया तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? और वो कौन सा है? कॉन्जेनाइटल डिजीज है ना। इसको लिखो, उसके बाद आगे बताते हैं। हमारे बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट कौन बनाता है? आगे बोलो। बोन मैरो, ठीक है, बोन नहीं बोलना है, बोन मैरो से बनता है, ठीक है। चलो आगे उसका बताएंगे अभी क्या। ये जीन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे कि जीन थेरेपी क्या है, कब हुआ था पहली बार, ठीक है, किसमें हुआ था, तो गर्ल में हुआ था, कितना 4 साल की थी वो लड़की, आसान थी, लेकिन वो बची नहीं थी, ठीक है, उसमें हुआ था जीन थेरेपी, उसको बीमारी था स्किड का,
लेकिन वो कुछ ही दिन तक सरवाइव की थी, उसके बाद उसका डेथ हो गया था। ठीक है, 2 या 3 साल या 4 साल तक वो आसपास वो सरवाइव की थी। उसके बाद जीन थेरेपी में क्या क्या उपाय किया गया, कैसे कैसे हमारा वहां तक पहुंचे, इलाज किए, वो देखेंगे। हुआ इसका, आगे बढ़े, चलो। तो अब ये तो केस था, यानी कि ये हमारा बीमारी हो रहा था, और किससे हो रहा था वो देख रहे थे। अब हम लोग किस पे जाएंगे, ट्रीटमेंट पे। किसका ट्रीटमेंट हम लोग जीन थेरेपी कैसे किए। देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। इसका ट्रीटमेंट जो था तुम्हारा जीन थेरेपी का, सबसे पहला जो उपाय किया गया था उसका नाम था एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि हम, जैसे तुम्हारा बॉडी में एंजाइम का कमी है, किसका कमी है, एंजाइम का, तो हम एक काम करते हैं कि तुम्हारे बॉडी में एंजाइम को डाल देते हैं। ठीक है, डाल देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, तुम्हारा एंजाइम मिल जाएगा और बीमारी ठीक हो जाएगा, तुम्हारा इम्यून सिस्टम। लेकिन तुम दिमाग लगाओ कि तुम एक बार एंजाइम डाले, अब उसको कितना बार बार एंजाइम डालना होगा, क्योंकि एक बार जो एंजाइम डाले वो तो यूज हो गया होगा, उसके बाद उसको फिर से एंजाइम का जरूरत पड़ेगा। जैसे ब्लड कैंसर में क्या होता है, बार बार उसको ब्लड को चेंज करना पड़ता है, बार बार मंथली, हर मंथ में उसको ब्लड चेंज करना होता है, क्योंकि वो ब्लड खराब हो जाता है फिर। तो उसी तरह से हम लोग, जब भी हम लोग ERT एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पीरियोडिक इन्फ्यूजन देना पड़ता है। कहने का मतलब है कि बार बार तुमको हर 2 महीना में, हर 3 महीना में उसको क्या चढ़ाना होगा, ब्लड चढ़ाना होगा। अरे वो तो एग्जाम्पल दिए थे ना, सब एकदम एग्जाम्पल को खाली याद रखता है, खैनी, गाजर, सुअर, यही सब याद रखता है सब, जो मेन है उसको याद रखो, वो एग्जाम्पल देते हैं हम। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रहे हैं हम लोग, किसको चढ़ा रहे हैं, एंजाइम को चढ़ा रहे हैं, उसके बॉडी के अंदर एंजाइम का ही कमी है ना उसके अंदर। तो हर 2 महीना में, हर 3 मंथ में उसको क्या चढ़ाना होगा, एंजाइम चढ़ाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो कोशिश किया गया उसका नाम है एंजाइम रिप्लेसमेंट क्या, थेरेपी। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ERT। कहीं लिखा होगा आज के बाद तो समझ जाना, ERT। दूसरा हुआ कि हम लोग क्या करें बाबू, दूसरा ये कर सकते हैं कि हम लोग बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर दें। क्या कर दे, बोन मैरो, जो वो सेल बना रहा है, यानी कि किसमें डिफेक्ट है, जीन में। ये सेल था WBC का, लिम्फोसाइट का, किसका, लिम्फोसाइट, यही तुम्हारा इम्यून सिस्टम का काम करता है, यही कम हो जाता है, जिसके कारण ये ADA का डिफिशियंसी हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा सेल के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, DNA होगा, और इस DNA के अंदर क्या होगा, जीन होगा, और यही जीन क्या बना रहा है, ADA। समझे। अब हम लोग क्या करें, इस तरह का बहुत सारा सेल बन रहा होगा, कहां से, बोन मैरो से। हम लोग एक काम करते हैं, बोन मैरो को ही चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, बोन मैरो को, तो जितना भी सेल बनेगा अब अच्छा सेल बनेगा, और सारा का सारा क्या बनाएगा, ADA। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हम लोग अगर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं तो उसको बार बार बुलाना होगा हॉस्पिटल में, हर 3 महीने के बाद बुलाना होगा कि आओ आओ, तुमको एंजाइम चढ़ाना होगा 3 महीने में, नहीं तो वो मर जाएगी। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। समझे। अगर हम लोग इसको चढ़ाते हैं, पहला वाला करते हैं,
इसमें क्या करना होगा, पीरियोडिक इन्फ्यूजन, ठीक है, पीरियोडिक इन्फ्यूजन करना होगा। हर इंटरवल पे उसको क्या देना होगा, ऑन इंटरवल क्या देना होगा, एंजाइम इज ट्रांसफ्यूज, जो कि बेस तरीका है क्या, तुम एक आदमी को कितना दिन तक तुम चढ़ा सकते हो एंजाइम, तुम ही सपोज करो तुम 4 साल का हो, क्योंकि ये तो कॉन्जेनाइटल है, बच्चा से बीमारी होगा, एक बच्चा से लेकर के उसको जब तक जिंदा रखना है तब तक तुमको उसको क्या करना होगा, एंजाइम चढ़ाते रहना होगा हर 15 दिन में, ये पॉसिबल है, इतना एंजाइम चढ़ाना पॉसिबल है किसी के लिए, कितना दिन तक उसको रख पाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, जो जीन वो एंजाइम बनाता है उसी जीन को हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो एक बार अगर हम लोग जीन को चेंज कर दिए तो फिर उसको कभी जरूरत पड़ेगा क्या एंजाइम देने का बाहर से, नहीं सर, उसका जीन अगर ठीक हो गया ना तो उसका जीन खुद ब खुद क्या बना लेगा, एंजाइम बना लेगा सर, है ना, और एंजाइम बना लेगा तो बाहर से एंजाइम कभी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको कभी भी नहीं देने का जरूरत पड़ेगा। तो वही है कि हम लोग उसका क्या किए कि जो सेल बनाता था, जैसे ये तुम्हारा बोन मैरो है ना, ये क्या है बाबू, बोन मैरो, इससे तुम्हारा क्या बनता है, WBC बनता है, क्या बनता है, RBC बनता है, और क्या बनता है, प्लेटलेट बनता है। ये WBC किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्यून सिस्टम के लिए, किसके लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। RBC किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जी ये भी नहीं पता। RBC का क्या काम है तुम्हारे बॉडी में, ब्लड बनाता है सर ना, वो तो ब्लड खुद है, रेड कलर देता है ब्लड को, हेमोग्लोबिन को बनाता है। RBC का क्या काम होता है तुम्हारे बॉडी में, WBC का तो हम बता दिए, इम्यून सिस्टम को, यानी कि तुमको जब कोई इंफेक्शन होता है, कोई अगर वायरस घुसा, बैक्टीरिया का इंफेक्शन हुआ, कोई घाव हुआ, कहीं पे चोट लगा, तो वो कौन काम करता है, WBC, इम्यून सिस्टम का, तुमको बचाता है बीमारी से। लेकिन RBC का क्या काम है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तुम्हारे हर सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तुम सांस लेते हो ना, क्यों लेते हो, ऑक्सीजन जाने के लिए ना, तुम्हारा लंग्स ऑक्सीजन कहां जाता है, ब्लड में, और ब्लड में कौन रखता है, RBC, तुम्हारा न्यूट्रिएंट जो होता है जो खाते हो उसको भी कौन कैरी करता है। चलो प्लेटलेट का क्या काम होता है, ब्लड को क्लोटिंग करता है, तो ब्लड तुम्हारे बॉडी में क्लोट हो रखा है, तुम्हारे बॉडी में प्लेटलेट है या नहीं है सर, ठीक है, कितना है, RBC कितना होता है, ये सब बेसिक नॉलेज है, अगर तुम बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हो तो ये सब बहुत बेसिक है। 5 मिलियन, चलो ठीक है। WBC कितना होता है, 700, 1000, कितना होता है, 6 से 700, 10 से 15,000, चलो वो कुछ सही जा रही है, 10 से 15,000 के आसपास, 4,000 से 11,000 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, माइंड में 11,000 के आसपास होता है। चलो, और RBC जो है वो 5 मिलियन होता है। दूसरा, हम लोग प्लेटलेट का बात करते हैं, ठीक है, तो प्लेटलेट 3.5 लाख होना चाहिए आइडियल, 3.5 से लाख से 4 लाख के आसपास होना चाहिए तुम्हारे बॉडी में, ठीक है, नॉर्मली। अब क्या होता है कि प्लेटलेट तुम्हारे बॉडी में है तो तुम्हारा जो ब्लड है उसको क्लॉट हो जाना चाहिए था, कि नहीं, लेकिन नहीं होता है। जब तुम्हारा कहीं कटता है हाथ वगैरह, उसके बाद ही क्लॉट होता है तुम्हारा बॉडी का ब्लड, पहले क्यों नहीं होता है,
क्योंकि पहले भी तुम्हारे बॉडी में प्रेजेंट है वो। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना कोई कि बताओ तुम लोग कि प्लेटलेट से क्या होता है, ब्लड का क्लोटिंग होता है। अब तुम्हारे ब्लड में प्लेटलेट पहले से है, तो तुम्हारा ब्लड के जो बॉडी के अंदर ब्लड है उसको क्लॉट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। जब हम लोग कटते हैं कहीं पे, जब ब्लड बाहर आता है तो बाहर क्लॉट होता है, मतलब जहां चोट लगता है वहां पे क्लॉट होता है, पहले क्यों नहीं होता है। क्वेश्चन ये है कि इन लोग का कहना है कि प्लेटलेट से क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग होता है। सर जब हम लोग कटते उठते हैं कहीं पे तो ब्लड ज्यादा देर नहीं निकलता है, देखती है यहाँ पे जम जाता है ताकि ब्लड ज्यादा ना निकले, है ना। वहां पे फाइब्रिन का जाल बन जाता है, ठीक है। उसमें फाइब्रिनोजेन उसका इनएक्टिव फॉर्म है। यही तो अभी इसी में है तुम्हारा जो बोली ना, फाइब्रिन नहीं फाइब्रिनोजेन होगा सर, यही में आंसर छुपा हुआ जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वो क्या होता है कि जब हम लोग कटते हैं ना बाबू, तो ज्यादा ब्लड नहीं निकलता, तुरंत थोड़ा सा निकलने के बाद यहाँ क्या होता है, क्लॉट हो जाता है, ताकि ब्लड ज्यादा ना निकले बॉडी से। यानी किसके कारण हो रहा है, प्लेटलेट के कारण हो रहा है। तो प्लेटलेट तुम्हारे ब्लड के अंदर है कि नहीं है। तो ब्लड के अंदर है तो पहले से जो तुम्हारा बॉडी में जो भी ब्लड चल रहा है पूरा, उसको क्लॉट हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहां पे क्लॉट कौन कर रहा है, प्लेटलेट। और प्लेटलेट हमारे बॉडी के अंदर है, ब्लड में है, तो ब्लड में हमारा क्लॉट क्यों नहीं है, यही है वाई दिस कोलावेरी, ठीक है। हमारा ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है, कटने के बाद उसको पता चला कट गए, अब हम एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। उसको कोई जाके बताता है। जो तुम्हारा प्लेटलेट होता है बॉडी में वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। सही आंसर यहां तक। तुम्हारा बाहर आने से वो एक्टिव नहीं होता है, जैसा ही कटते हो जहां पे तुम, वहां से केमिकल रिलीज होता है, ठीक है। और ब्लड में तुम्हारा जितना भी क्लॉटिंग फैक्टर है, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन, ये सब जितना भी है सब इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे वो बोली फाइब्रिनोजेन, जिसमें जेल लगा हो, जिस भी वर्ड में जेल लगा हो मतलब ये इनएक्टिव होता है। आज के बाद कहीं भी देखना जेन मतलब वो इनएक्टिव है, ठीक है। और अगर ये तुम्हारा फाइब्रिन, ये फाइब्रिनो जेन है, अगर फाइब्रिनोजेन से क्या बन जाता है, फाइब्रिन बन जाता है। क्या बन जाता है, फाइब्रिन। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर बन गया, क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही तुम कटते हो तो यहां से केमिकल रिलीज होता है, वो केमिकल क्या करता है, जाके प्लेटलेट को जगाता है, चलो चलो कट गए हैं, ठीक है, ब्लड में। वो जागने के बाद क्या होता है, जैसे ही प्लेटलेट आता है तो वो फाइब्रिनोजेन को तुम्हारा फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और थ्रोम्बिनोजेन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। वो स्कीड प्रोसेस है एक, हम बताएंगे बाद में, है ना। एक लंबा प्रोसेस है पूरा, उसमें फैक्टर 10 आता है, 7 आता है, 8 आता है और 2 आता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख रहे थे एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। नॉट वर्किंग नॉट सक्सेसफुल लिखो, because lymphocyte is not immortal। इमोर्टल का मतलब, इमोर्टल का मतलब जो कभी नहीं मरेगा उसको इमोर्टल बोलते हैं, है ना। तो अगर हम लोग एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दे तो लिम्फोसाइट तुम्हारा ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगा। जो हम लोग ब्लड में डाले हैं लिम्फोसाइट को, वो इमोर्टल नहीं है। इमोर्टल का मतलब होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो अमृत पी लेता है, अमर हो जाना। लिम्फोसाइट अमर नहीं है, ये क्या होगा, 2 महीने के बाद
मर जाएगा, और मर जाएगा तो फिर से इसको लिम्फोसाइट चढ़ाना होगा, यानी एडीए चढ़ाना होगा। इसीलिए ये तुम्हारा सक्सेसफुल नहीं हुआ जीन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसीलिए हम लोग करते हैं तुम्हारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। वो भी कब, याद रखना, ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तुम्हारा इन एम्ब्रियो स्टेज। क्या, कब? इन एम्ब्रियो स्टेज। देखो, अगर कोई बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, सपोज करो जो बच्चा पैदा ले लिया, एक बार जन्म ले लिया, उसमें तुम अगर चाहोगे कि जो बीमारी कॉन्जेनाइटल है उसको तुम लोग हमेशा के लिए सही कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर तुमको हमेशा के लिए सही करना है किसी भी कॉन्जेनाइटल बीमारी को, तो उसको कहां ठीक करना होगा? कौन सा स्टेज में जाके? जब वो अपने मां के पेट में है तभी जाकर के उसका जीन को क्या करना होगा? चेंज करना होगा। क्या करना होगा? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। कौन सा स्टेज में? इन एम्ब्रियो स्टेज। और ये तुम्हारा सक्सेसफुल रहा। ये बाद में किया गया, उस बच्ची में नहीं किया गया था, ठीक है, इसीलिए वो नहीं बची थी। ये इसमें क्या हुआ कि ये बाद में देखा गया, और उसके बाद अगर ये किया गया, क्योंकि वो तो जन्म ले चुकी थी ना। वो कब थी? 4 साल का थी, तो वो तो जन्म ले चुकी थी। उसका एम्ब्रियो स्टेज में ये कर पाया क्या? नहीं कर पाया। लेकिन जब दूसरा बच्चा का किया, कब? एम्ब्रियो स्टेज में, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, तो वो उसका बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो गया। समझे? तो ये बेस्ट क्योर है तुम्हारा, ये बेस्ट है, यही तुम्हारा काम किया। इसके पीछे वाला नहीं लिखे थे तुम लोग? हम लोग बाहर से जब हम लोग लिम्फोसाइट को डाल रहे थे तो वो काम कर रहा था क्या? नहीं सर, वो कुछ ही दिन तक काम करेगा, उसके बाद लिम्फोसाइट जैसा ही मरेगा, फिर से उसको लिम्फोसाइट डालना होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं कि लिम्फोसाइट को कल्चर किए थे हम लोग बाहर, आउटसाइड द बॉडी। ये पीरियोडिक, PERIODIC, पीरियोडिक इन्फ्यूजन, INFUISON, इन्फ्यूजन। आप समझ आ रहा है? हो गया तो आगे लिखो। यहां पे लिखो लिम्फोसाइट कल्चर, ये ज्यादा सही रहेगा। कल्चर आउटसाइड द बॉडी। कितना जगह करती सर उसका? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का एक ही जगह पे थोड़ी ना उसका फॉर्मेशन होता है, वो जीन होता है ना जो तुम्हारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, मतलब बोन मैरो से बनाता है। अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर भी दिए तो एक बहुत जगह, जितने भी फ्लैट बोन है वो सारे में क्या होता है, लॉन्ग बोन में तुम्हारा बोन मैरो होता है, तो तुम कितना जगह उसका करेगी, ठीक है। अगर एम्ब्रियो स्टेज में करते हैं तो उसका जीन को ही हम लोग चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? जीन को ही चेंज करते हैं। बोन मैरो का जो जीन है ना उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जहां जहां उसका बोन मैरो होगा, चाहे यहां हो, इस हड्डी में हो, इस हड्डी में, कहीं भी हो, जहां जहां बोन मैरो होगा वहां वहां उसका एडीए जीन का तुम्हारा करेक्शन हो जाएगा एक साथ। अभी आगे इसका एक टॉपिक और बचा हुआ है, पढ़ाएंगे तो समझ आ जाएगा तुमको। इमोर्टल का मतलब नहीं मरेगा कभी, ऐसा नहीं है। इमोर्टल मतलब, इमोर्टल का मतलब, इमोर्टल मतलब अमर, बोले तो कभी नहीं मरने वाला। वहां नॉट लिखा हुआ है, नॉट सक्सेसफुल बिकॉज लिम्फोसाइट इज नॉट इमोर्टल लिखा हुआ है। नॉट नहीं दिख रहा पहले। इसमें हम लोग डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे करेंगे? तो एडीए जीन को निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे?
एडीए जीन को निकालेंगे, ठीक है। अब इस एडीए जीन को हमको ट्रांसफर करना है किस में, उस बच्चे में। जीन का हम लोग करेक्शन कर रहे हैं ना, तो जीन का करेक्शन हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। देखो एडीए जो जीन है बाबू, यहां पे क्या है, डिजायर्ड जीन है। क्या है हमारा, डिजायर्ड जीन है। ये जो डिजायर्ड जीन है यहां पे हमको ह्यूमन में डालना है। अब जो इसका आंसर बताएगा, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। डिजायर जीन है, इसको वेक्टर से तुमको होस्ट में डालना है। होस्ट यहां पे ह्यूमन सेल है। क्या है, ह्यूमन सेल है। चलो विराट बताओ यहां पे वेक्टर क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे वेक्टर। ये सोच रही मेरा ही चॉकलेट हमको मिल जाएगा फिर से आप इसीलिए हमको दे दी जस्ट मजाक कर रहे चलो देखो, तो वेक्टर यहां हमको होस्ट क्या है, यहां पे ह्यूमन सेल है ना। कौन है, ह्यूमन सेल। तो यहां वेक्टर हम लोग क्या यूज करेंगे बताओ। ह्यूमन सेल में क्या करते थे, छी हमको रखना ही चाहिए था प्राइज वायरस, रेट्रो वायरस, ठीक है चलो नया नाम सुनने को मिला है, रेट्रो वायरस। चलो तो वेक्टर देखो, जो प्लांट होता था उसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसी यूज करते थे एज ए वेक्टर। जब ह्यूमन सेल होगा तो उसमें एज ए वेक्टर हम लोग किसका यूज करते हैं, रेट्रो वायरस का। और अगर रेट्रो वायरस है बाबू, अगर रेट्रो वायरस है तो इसमें क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इसका क्या होता है, नाम ही है रेट्रो वायरस। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा बताओ, आरएनए या डीएनए। हाँ आप तो लिख ही दिए, क्या होता है, आरएनए होता है। तो तुम सोचो कि तुम एक डिजायर डीएनए को एक वायरस के थ्रू कहां ले जा रहे हो, ह्यूमन सेल में, है ना, आदमी में ले जा रहे हो। तो यहां पे जो डिजायर डीएनए है ये, और इसके पास क्या रहता है, आरएनए। इसका मतलब पहले इसको आरएनए बनाना होगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट क्या करेगा, कभी भी जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, है ना, वो अगर जो आरएनए है तो कभी वो डीएनए को लेगा अपने अंदर, कभी नहीं लेगा। अगर उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो तुमको आरएनए ही डालना होगा उसमें, तभी जाएगा किसके पास, होस्ट के पास, है ना। ये डीएनए को आने ही नहीं देगा, कहेगा हम नहीं जानते डीएनए को, हम केवल किसको जानते हैं, आरएनए को जानते हैं। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ। हाँ यहां डीएनए को किस में चेंज कर देंगे, आरएनए में, किसके थ्रू, उसके बाद यहां ले जाएंगे, ठीक है। और फिर यहां से किसके पास ले जाएंगे, होस्ट के पास। अब होस्ट के पास आरएनए जाएगा, लेकिन हमको यहां बनाना क्या है, डीएनए चाहिए ना। डीएनए के पास जीन होता है वो बनाएगा ना। अब ह्यूमन सेल क्या एक्सेप्ट करेगा, आरएनए की डीएनए। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, सेल में डीएनए, तो वो क्या एक्सेप्ट करेगा। तो अब हमको यहां है क्या हमारे पास, और चाहिए क्या, क्या करेंगे, रिवर्स, समझे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या होगा, यहां आरएनए से डीएनए बन जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो हमारा क्या होगा, हमारा डीएनए मिल जाएगा ह्यूमन सेल को और बन जाएगा। तो हम जीन किसका वाला डालें, एडीए वाला। अब एडीए क्या होगा, उसके अंदर बनने लगेगा, समझे। चलो लिखो, कुछ कुछ वायरस जो होता है बाबू, सुन लो ध्यान से, कुछ कुछ वायरस जो होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल होते हुए डीएनए को एक्सेप्ट करता है, कुछ कुछ, है ना, सब कोई नहीं करता है, कुछ कुछ करता है, ठीक है।
एक काम और कर सकते हैं हम लोग इसमें, एक ऑप्शन या एक होता है कि जब भी रेट्रोवायरस जब ह्यूमन सेल में जाता है तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है। क्या बनाता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इसको सीडीएनए बोलते हैं। जब भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बनता है उसको नॉर्मल डीएनए कभी नहीं बोलते हैं, याद रखना। हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग? सीडीएनए बोलते हैं। उसको लिख लेना हम कहीं पेज में कि उसको सीडीएनए बोलते हैं। सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, हमेशा जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। तो एक और काम हो सकता है कि यहां पे जो डीएनए है बाबू, उसको हम लोग पहले आरएनए बनाएंगे, आरएनए के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएंगे? सीडीएनए। समझे? ये जो सीडीएनए है ना, वो रेट्रोवायरस ले सकता है। समझे? एक केस ऐसा होता है, एक हमारे पास उपाय ये है कि डीएनए से आरएनए बना ले पहले ही, और फिर आरएनए से क्या बनाए? सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो रेट्रोवायरस का दोस्त होता है वो तुम्हारा ले सकता है। तो ये भी एक पॉसिबल रास्ता है जाने का, है ना? फिर हमको वहां रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना पड़ेगा। समझे? हम डायरेक्ट इसको किस में डाल सकते हैं? वायरस में डाल सकते हैं, है ना, रेट्रोवायरस में, क्योंकि इसको ले सकता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को। ये याद रखना। ये एडीए का जीन है, डीएनए, याद रखना। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है? कल हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल पढ़ेंगे, है ना, और थोड़ा सा बायोपेरेसी पढ़ेंगे, क्या होता है। बस 2 ही टॉपिक बचा है, यानी कल तक का क्लास बचा है सिर्फ, ठीक है, इस चैप्टर का। कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो कल तुम लोग पढ़ के आना, हम क्वेश्चन पूछेंगे कल दोनों चैप्टर को मिला करके, कंबाइन करके, ठीक है? कल दोनों चैप्टर कंबाइन करके क्वेश्चन पूछेंगे, याद रखना।